दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के रिसेंटली मीडिया में दिए हुए स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। उन्होंने रिसेंटली कहा है इंडिया को अगर अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है तो इंडिया को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें हम पहले भी फेल हो चुके हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाने में सावधानी बरते, नहीं तो यूथ रोड पर आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको काफी असुविधा होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रघुराम राजन जी कितने सही हैं या कितने गलत। करते हैं उनको एग्जामिन, पता लगाने के लिए कि क्या सच है और क्या झूठ, विद प्रूवन फैक्ट्स एंड डाटा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारा 100 रुपया का सब्सक्रिप्शन लेकर। और ये सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए हमारी यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम 3 एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सही है या गलत। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी को रघुराम राजन जी ने कम करने के लिए कहा है, लेकिन हम देखेंगे कि इसे कम करे या ना, इसके पीछे क्या आधार होना चाहिए। और दोस्तों, हमारा तीसरा एस्पेक्ट है चाइना। रघुराम राजन जी ने यह कहा है कि चाइना ने अभी असेंबलिंग करके ही मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ा है। तो देखते हैं दोस्तों कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले एस्पेक्ट की, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। तो दोस्तों, यहां पर एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली स्टडी करके बताया है कि इंडिया $186 बिलियन का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। इतने का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पॉसिबल है। उन्होंने कहा है इंडिया इजीली 5 से 7 सालों में इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कर सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के आइटम्स भी इन्वॉल्व हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक्सिम बैंक के एक्सपर्ट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्होंने मजाक में ही ये रिपोर्ट बना दी है। और अब ये भी क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट आंख बंद करके किसी भी इंपोर्ट को यूं ही बैन नहीं कर दी, उसके पीछे प्रॉपर स्टडी की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उस जरूरत को पूरा कर सकती है या नहीं। आप दोस्तों खुद ही देखिए, डिफेंस के सेक्टर में भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 101 डिफेंस आइटम्स पर इंपोर्ट एम्बार्गो लगेगा और 5 से 7 सालों में इंडिया इसमें आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी दोस्तों, डिफेंस के सेक्टर में तो गवर्नमेंट ऐसा सीरियस मजाक नहीं कर सकती, इतना तो आपको बिलीव करना होगा। यानी दोस्तों, ये क्लेम करना कि गवर्नमेंट यूं ही बिना प्लानिंग के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही है, ये एकदम झूठ बात है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि वैल्यू एडिशन नाम की भी तो कोई चीज होती है। बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता है देश में और उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कहने से पहले आपको यह समझना होगा कि गवर्नमेंट आखिर किस तरीके के आइटम्स को बैन कर रही है, उनके इंपोर्ट को बैन कर रही है। तो नो मोर स्कॉच, इंडिया मूव्स टू बैन इंपोर्टेड गुड्स एट मिलिट्री शॉप्स। अब देखिए दोस्तों, जो वाइन जो मिलिट्री को दी जाती है वो भी बाहर से आती है, तो इसमें कौन सा वैल्यू एडिशन किया जा रहा है? और क्या हम अपनी आर्मी को प्रॉपर क्वालिटी की वाइन बनाकर नहीं दे सकते? तो यहां पर तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इस तरीके के पूजा पाठ के जो सामान होते हैं वो भी चाइना और वियतनाम से हमारे देश में आ रहे हैं। तो क्या इनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना गलत है? अगर हम इनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके अलावा दोस्तों, फर्नीचर, स्पोर्ट्स के आइटम्स, खिलौने तक जो आ रहे हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं। तो यहां पर ये एक्सपर्ट्स लोग क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय इन आइटम्स को भी अब खुद से नहीं बना सकते, इनमें कौन सा वैल्यू एडिशन हो रहा है? यानी दोस्तों, बात साफ है, गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उसी आइटम का कर रही है जिसको देश में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, या फिर उसमें वैल्यू एडिशन का कोई स्कोप ही नहीं बच रहा है। इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को गलत कहने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता और यहां पर मैं रघुराम राजन जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम अपने दूसरे एस्पेक्ट की, यानी इंपोर्ट ड्यूटी की। अभी कुछ आइटम्स पर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिसे रघुराम राजन जी को काफी परेशानी हो रही है और वो इसे कम कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहले कंपेयर कीजिए लॉजिस्टिक कॉस्ट का,
यानी ट्रांसपोर्टेशन प्लस पैकेजिंग ऑफ द आइटम्स। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट है 13 से 14% जीडीपी का, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट 7 से 8% ही आता है और ब्रिक्स में तो ये 9 से 10% आता है। चाइना का लॉजिस्टिक कॉस्ट तकरीबन 6% है। यानी दोस्तों हम यहां पर तकरीबन 6 से 7% कॉस्ट कटिंग करने के मामले में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और इसके लिए दोस्तों हम अपने देश के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको किसी भी तरीके से गिल्टी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हाईवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनवाना ये सब गवर्नमेंट का काम है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को मिले, इसके लिए गवर्नमेंट को लगातार 20 से 25 साल काम करने की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में कितना ध्यान दिया है ये आप सबको पता ही है। इसके बाद से दोस्तों इंटरेस्ट रेट में भी हमारी इंडस्ट्रीज के साथ गलत होता है। जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने यहां कम इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, जबकि हमारे यहां का फाइनेंशियल सिस्टम लगभग कोलैप्स करने के स्टेज पर है। उसका हाल काफी बुरा है और ये सब आपको भी पता है। इसके बाद से दोस्तों बात की जाए कॉर्पोरेट टैक्स की, तो कॉर्पोरेट टैक्स अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही कम हुआ है, लेकिन पहले ये काफी ज्यादा था। इसको अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, चाइना ने 2018 में अपनी इंडस्ट्रीज को $22 बिलियन की सब्सिडी दी। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी $68 बिलियन की सब्सिडी दी अपने यहां की इंडस्ट्रीज को। हमारे यहां इंडस्ट्रीज को कितनी सब्सिडी मिलती है ये एक्चुअली में कहीं क्लेरिफाई नहीं होता। उसके बाद से दोस्तों देखिए हमारे पास रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी है, तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सब्सिडी नहीं दे सकते इंडस्ट्रीज को, ये एक रियलिटी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये कि इंपोर्ट ड्यूटी हम कम कर दे और सब्सिडी हम दे नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं और सस्ता लोन तो हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। उसके बाद से दोस्तों जो थोड़ा बहुत एक तरीके से बचाने का तरीका है इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू इन ग्लोबल इंडस्ट्री से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, उसको भी हटा करके हम अपने देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की आत्महत्या करवा दें, ये एक्चुअली में ये एक्सपर्ट्स कहना चाहते हैं। आप में से दोस्तों कुछ लोग ये कहेंगे एक्चुअली में कि फिर तो कस्टमर्स को भी सस्ता सामान मिलना चाहिए, उनका क्या? तो देखिए दोस्तों एक्चुअली में कस्टमर को सस्ता सामान मिलने के चक्कर में हमारी जो रुपी होती है उसका काफी ज्यादा डीवैल्यूएशन हो जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। इसको अगर आपको समझना है कि यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके अगर हम इंपोर्ट को अलाउ कर दे काफी ज्यादा तो क्या नुकसान होंगे, उसके लिए आप हमारा डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी वाला ये वीडियो जरूर देखें। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट यानी कि चाइना की। रघुराम राजन जी ने कहा कि इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए, वो भी असेंबलिंग करके ही मैन्युफैक्चरर बना है। तो दोस्तों ये भी झूठ बात है। चाइना ने असेंबलिंग उसी चीज की जिसको बनाने के लिए उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये तो सबसे बड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का फॉलोअर है। चाइना ने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के अल्टरनेटिव बना लिए, इन अमेरिकन कंपनीज को देश में घुसने तक नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल ना जाने रघुराम राजन जी ने कैसे दे दिया, क्या सोचकर दे दिया। चाइना तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इतना ग्रीडी है, इतना लालची है कि उसने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए हैं। बेहतरीन टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से हो सके उस तरीके से अचीव करो और खुद सेल्फ रिलायंट बनो, ये चाइना की क्लियर कट पॉलिसी है। ऐसी रिपोर्ट है दोस्तों कि चाइना यूएसए की टेक्नोलॉजी को चुराता है, जिससे यूएसए को $300 बिलियन से $600 बिलियन का पर ईयर नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों चाइना जो है मेनली रॉ मटेरियल्स या फिर मिनरल आइटम्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इन सब आइटम्स को एक्चुअली वो इंपोर्ट करता है। मैंने चाइना की इंपोर्ट लिस्ट देखी, उसमें मुझे कहीं भी ऐसा कोई आइटम नहीं दिखा जिसको वो वैल्यू एडिशन या एक तरीके से असेंबलिंग करने के लिए अपने देश में मंगवाता हो। ना जाने रघुराम राजन जी ने ये बात कैसे कह दी। अब वो माइनर प्रोडक्ट होगा, थोड़ा बहुत अगर एक्चुअली में यहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेजर जो चाइना के इंपोर्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल या
मिनरल्स ही होते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, यूएसए की टेक्नोलॉजी चुराने के बाद रशिया की भी मिलिट्री हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को चुराने की चाइना ने कोशिश की है और इस पर रशिया ने काफी ज्यादा चाइना को एक तरीके से कंडेम भी किया था। तो ये रहा दोस्तों चाइना की सच्चाई। अब दोस्तों आप ये बताइए कि चाइना तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उन आइटम का भी करना चाहता है जिसके लिए वो लीगल हकदार नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी चुरा कर भी वो खुद चाहता है कि सेल्फ रिलायंट बन जाए। लेकिन हमारे यहां के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि इंडिया जो खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकता है वो भी वो बाहर से खरीदे। जिस देश से हम गोली तक नहीं खरीदते, जिस कंट्री को हम एनिमी कंट्री मानते हैं, उस पर हम दवाइयों के लिए कितना निर्भर हैं। लगभग 66% बुल्क ड्रग्स जो हैं एक्चुअली में वो चाइना से इंडिया में आता है। अब दोस्तों ये हमारे लिए कितना स्ट्रेटेजिकली लूजिंग पॉइंट है, ये आप इसको कंसीडर कीजिए। वैसे भी दोस्तों एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यूएसए चाइना ट्रेड वॉर में इंडिया को नुकसान होगा और रियलिटी कुछ और निकली, इंडिया को उल्टा बेनिफिट हुआ। अब दोस्तों आप ही बताइए कि किस तरीके से हम इन एक्सपर्ट्स की बातों पर विश्वास कर ले। और दोस्तों मेरी इन एक्सपर्ट से एक रिक्वेस्ट है, वो इंडिया का कंपैरिजन चाइना से ना करे, क्योंकि दोस्तों चाइना पर टेक्नोलॉजी चुराने के आरोप लगते हैं, जबकि इंडिया फेयर टेक्निक से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मनाकर उनसे उनकी टेक्नोलॉजी अपने देश में मंगवाता है। इसके अलावा दोस्तों रघुराम राजन जी ने एक और बात कही थी, उन्होंने ये कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने से हम एक मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकते और हम इसमें पहले भी फेल हो चुके हैं। तो देखिए भाई साहब, अगर सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाती तो आज के समय में हर कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब होती। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए आपको लेबर रिफॉर्म करना होगा, कैपिटल रिफॉर्म करना होगा, लैंड रिफॉर्म करना होगा। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए तो उसको सस्ते रेट पर जमीन दिलवाना होगा और उसको टाइमली और फटाफट जमीन दिलवाना होगा। इसके अलावा कैपिटल रिफॉर्म करना होगा, यानी उसको लोन आसानी से मिल सके, जल्दी मिल सके, कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सके, इसकी व्यवस्था करानी होगी। इस तरीके से दोस्तों हजारों तरीके के हमें इंपॉर्टेंट स्टेप चाहिए, तब जाकर एक्चुअली हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से नहीं बन सकते, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी एक शॉर्टकट तरीका है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ही होगा और जो भी इंडस्ट्री के अलावा दूसरी जरूरतें हैं उनको पूरा करना ही होगा। जब तक हम उन जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पाएंगे। ये एक रियलिटी है, लेकिन इसका जो यूज किया रघुराम राजन जी ने वो बिल्कुल अलग कंटेक्स्ट में किया है। इसीलिए इस बात से भी मैं उनके एग्री नहीं करता कि इस बार अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी को एकदम से कम कर दे और फिर बाहर से हम काफी ज्यादा सामानों की डंपिंग करा ले और फिर हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, तो वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और काफी कुछ सीखा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।